हेलो बच्चों, आपका बलजीत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर करेंगे वाच्य। ये 10वीं कक्षा का चैप्टर है। 4 अंक का परीक्षा में ये चैप्टर आता है। आप मेरे साथ वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको वाच्य परिवर्तन करना सिखाऊंगा, और यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे, मेहनत करेंगे मेरे साथ मिलकर, तो 100% आपके 4 के 4 अंक फाइनल है। तो चलिए समय बेकार किए बगैर हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा वाच्य, जिसका अर्थ होता है कथन। यानी किसी भी बात को हम अलग अलग तरीके से कहते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूं, मुझ द्वारा घर जाया जा रहा है। दीपक रो रहा था, दीपक से रोया जा रहा था। बात एक ही है, उसको कहने का तरीका अलग है। वाच्य ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इससे वाकिफ हो रहे हैं। आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में वॉइस है जिसके 2 पार्ट हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस को ही आप हिंदी में वाच्य के नाम से जानते हैं। अगर आपने इंग्लिश में वॉइस सीख रखे हैं, वाच्य सीखना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और यदि आप हिंदी में वाच्य अच्छे से सीख रहे हैं, तो आप इंग्लिश में वॉइस बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम वाच्य। परिभाषा मैंने आपको बताई है, किसी बात को कहने का ढंग वाच्य कहलाता है। किसी भी बात को कहने का ढंग वाच्य कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए हैं। दीपक ने सांप देखा, दीपक के द्वारा सांप देखा गया। सोनू घर जाएगा, सोनू के द्वारा घर जाया जाएगा। एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहना वाच्य कहलाता है। इसके 3 भेद है बेटा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। परीक्षा में जब वाच्य का चैप्टर आता है, तो एक तो आता है वाच्य परिवर्तन करना। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, कर्तरी को भाव में बदलना, कर्म को कर्तरी में बदलना, भाव को कर्तरी में बदलना। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, वाक्य लिखा होगा और आपने उस वाक्य में बताना है कि इस वाक्य में वाच्य कौन सा है। वो आप तभी बता पाओगे जब आपको एक एक वाच्य की अच्छे से पहचान होगी, और जब वाक्य की अच्छे से पहचान हो जाएगी तभी आप वाच्य परिवर्तन कर पाओगे। इसलिए आज की वीडियो में हम वाच्य की पहचान करना सीखेंगे। तो पहला भेद है बेटा कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाच्य में कथ्य बिंदु कर्ता होता है। कथ्य बिंदु का मतलब प्रधान, जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। अब प्रधान का क्या मतलब हुआ, यहाँ कोई इलेक्शन तो है नहीं कि हमने प्रधान चुन लिया। प्रधान का मतलब है बेटा, देखिए इधर, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। इस वाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार, यानी जो पुरुष, जो लिंग, वचन कर्ता का होगा वही क्रिया का होगा। इसीलिए कर्ता प्रधान है, कथ्य बिंदु कर्ता है। परिभाषा समझ में आ रही है हमें। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, जिस वाच्य में कथ्य बिंदु कर्ता होता है, अर्थात कर्ता प्रधान होता है। प्रधान का मतलब फिर रिपीट करता हूं मैं, कि इस कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। कर्ता जिस पुरुष का जो वचन और जो लिंग होगा, वही पुरुष, वही वचन, वही लिंग, क्रिया का भी होगा। आइए उदाहरण से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा हमें। जैसे मैंने लिखा, राम खीर खाता है। राम खीर खाता है, ठीक है। दूसरा वाक्य मैं लिखता हूं यहां पे, सीता सीता खीर खाती है। अब देखो बच्चों, राम खीर खाता है, सीता खीर खाती है। जो पहला वाक्य है, इसमें राम क्या है, पुल्लिंग, अन्य पुरुष एक वचन है।
राम के कारण ही, क्रिया की तरफ ध्यान दीजिए, खाता है, राम खीर खाता है, क्रिया क्या हुई, पुल्लिंग, खाता है, अन्य पुरुष एक वचन है, राम की वजह से। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे तुम सेब खाते हो। अब तुम क्या है, मध्यम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार आई, खाते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा एग्जांपल है, सीता खीर खाती है। सीता क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है, अन्य पुरुष है, एक वचन है। अब सीता स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी क्या बन गई, स्त्रीलिंग बन गई, खाती है। अगर मैं यहां सीता की जगह स्त्रीलिंग बहुवचन प्रयोग करता, लड़कियां, लड़कियां खीर खाती हैं, बहुवचन में परिवर्तित हो जाती क्रिया भी, क्यों हो जाती, क्योंकि सीता की जगह लड़कियां हैं। अब लड़कियां बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी बहुवचन स्त्रीलिंग हो जाएगा, खाती है की बजाय क्या हो जाएगा, खाती हैं। क्लियर। सेम यहां पर राम की जगह हम लिखेंगे यहां लड़के, राम एक वचन था, क्रिया एक वचन है, राम की जगह हमने बहुवचन प्रयोग कर दिया लड़के, तब क्रिया क्या बनेगी, लड़के खीर खाते हैं। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि लड़के पुल्लिंग बहुवचन है, अन्य पुरुष है, तो क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन हो गई। कर्तृवाच्य समझ में आ गया सभी को, बहुत आसान है, आसान, इससे ज्यादा कोई वाच्य है नहीं है, लेकिन सही हमें पहचान तब होगी जब हम तीनों वाच्यों को एक बार अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि परिवर्तन भी तभी करना सीख पाएंगे जब तीनों वाच्यों की पहचान होगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम कर्म वाच्य की ओर। कर्म वाच्य किसे कहते हैं, क्लियर लिखा बेटा, देखिए परिभाषा बन गई, जिस वाच्य में कर्म प्रधान होता है, कर्म कथ्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट कर्म होता है, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार ही होगा। कर्तृवाच्य में किसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, कर्ता के अनुसार, और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। कैसे, देखिए इन्हीं एग्जांपल को लेते हैं हम। राम के द्वारा खीर खाई जाती है, राम के द्वारा खीर खाई जाती है। ठीक है, सीता के द्वारा आम खाया जाता है, सीता के द्वारा आम खाया जाता है। दोनों वाक्यों को समझिए, अंतर समझिए दोनों में। जो पहला वाक्य है बेटा, राम के द्वारा खीर खाई जाती है, इसमें कर्म कौन है, इसमें कर्म है खीर। ठीक है, क्रिया क्या है, खाई जाती है। राम तो पुल्लिंग था, तो क्रिया का प्रयोग राम के अनुसार तो नहीं हुआ, यहां किसके अनुसार हुआ, खीर के अनुसार। खीर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। दूसरा वाक्य देखिए, सीता के द्वारा आम खाया जाता है, इसमें कर्म क्या बेटे, आम, आम कर्म है, आम पुल्लिंग है, तो क्रिया क्या बन गई, पुल्लिंग, खाया जाता है, जबकि सीता स्त्रीलिंग है, सीता का कोई रोल नहीं रहा इसमें, इसमें क्रिया किसके अनुसार आ गई, कर्म के अनुसार। यानी कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग। वही जो का तो नियम कि जो लिंग, जो वचन, जो पुरुष कर्म का होगा, वही लिंग वचन पुरुष क्रिया का होगा। परिभाषा बिल्कुल आसान है, दोनों में अंतर समझ में आएगा। परिभाषा में यहां क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा, यहां क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। लेकिन इसकी और हमने पहचान करनी है। एक पहचान क्लियर हो गई, कर्म प्रधान है। दूसरी पहचान हो गई, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। तीसरी पहचान क्या होगी बेटा, इसका कर्ता करण में बदलना है। आप देख भी सकते हैं, यहां पे राम कर्ता था, यहां पे राम को हमने किस में बदल दिया,
कर्ण में बदल दिया, कर्ता को कर्ण में बदलना है। सीता कर्ण था, यहाँ सीता को हमने किस में बदल दिया, कर्ण कारक में बदल दिया। ये 100% चेंज होगा, ध्यान रखना। जो मैंने पहचान लिखी है ये 100% लागू होगी, यानी कर्ता कर्ण में बदलेगा, कर्ता के बाद से या के द्वारा चिन्ह लगेंगे। अब मेरे यहाँ दोनों ही एग्जांपल में के द्वारा लगाया है, से भी लगेगा, बट आपने एक बात का ध्यान रखना है, से का प्रयोग कब करना है और के द्वारा का प्रयोग कब करना है। सामान्य वाक्यों में के द्वारा का ही प्रयोग होगा बेटा। से का प्रयोग आपने सिर्फ तब करना है या तो नकारात्मक वाक्य हो, जैसे मैं घर नहीं जाऊंगा, यहां से लगाना है, मुझसे घर नहीं जाया जाएगा, ठीक है। नकारात्मक वाक्य में लगाओगे, या फिर मजबूरी में, जैसे व्यक्ति लंगड़ाते हुए जाता है, जानबूझकर तो कोई लंगड़ाते हुए जाएगा नहीं, उसको चोट लगी है, उसकी मजबूरी है, तब आपने से लगाना है। क्या बनेगा, व्यक्ति से लंगड़ाते हुए जाया जाता है। समझ आई बात। सामान्य वाक्य में आप के द्वारा का प्रयोग करेंगे और मजबूरी या नकारात्मक वाक्यों के अंदर आप से का प्रयोग करोगे। अगला पॉइंट है बेटा, जा धातु का प्रयोग 100% होगा। ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, 4 के 4 पॉइंट 100% लागू होंगे कर्मवाच्य में। जा धातु का प्रयोग का मतलब क्या किया मैंने, देखो राम खीर खाता है, जा का मतलब क्या है, जा का मतलब जानिए पहले, जा का मतलब जाना, जा का मतलब जाना, जाना धातु का प्रयोग होगा। अब वो भूतकाल है तो गया में भी आएगी, ध्यान रखना, कहीं सोचो ये जो आया नहीं। कैसे, देखो बेटा यहां देखिए, राम खीर खाता है, नहीं है ना जा धातु का प्रयोग, लेकिन जब हमने इसको कर्मवाच्य में बदला, राम के द्वारा खीर खाई जाती है, ये देखिए जा धातु का प्रयोग हुआ यहाँ पे। जो कहते हो दूसरे वाक्य में देख लीजिए, सीता के द्वारा आम खाया जाता है ना, दोनों वाक्य में जा धातु। जितने भी कर्मवाच्य के वाक्य होंगे उनके अंदर 100% जा धातु का प्रयोग होगा ही होगा, ये बात याद रखनी। ये 4 पॉइंट आप अच्छे से याद रखोगे, 100% ने लागू करना है। पहला तथ्य बिंदु कर्म होगा, यानी कर्म प्रधान होगा। कर्म प्रधान होने का मतलब क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। जैसे यहाँ पर खीर कर्म है तो क्रिया खीर के अनुसार आई, आम कर्म है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग हो गई, आम के अनुसार आई, तो क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। तीसरा बेटा, कर्ता को कर्ण में बदलेंगे, यानी कर्ता के बाद से या के द्वारा का चिन्ह लगाएंगे हम। के द्वारा यहाँ लगाया है, के द्वारा यहाँ लगाया, से के मैंने एग्जांपल आपको अभी दी है। और चौथा मेन पॉइंट, जा धातु का प्रयोग 100% होगा, दोनों ही वाक्य में हमने किया है। आगे हम जब वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि जा धातु का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब तीसरा आ गया बेटा भाववाच्य। भाववाच्य के अंदर क्या होगा, इसमें कर्ता प्रधान है, यहां कर्म प्रधान है, यहां पर कर्ता प्रधान नहीं है और कर्म तो भाववाच्य में होता ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये भाववाच्य की, नोट कर लीजिए, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो भाववाच्य है। कर्म में और भाव में सबसे बड़ा अंतर यही है, यहां कर्म होता है, यहां कर्म नहीं होता, तो कर्म तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, ऐसे है ही नहीं, कर्ता भी प्रधान नहीं होता। तो फिर प्रधान कौन होता है, वाक्य का अपना भाव, वाक्य का अपना भाव प्रधान होता है। कैसे प्रधान होता है वो मैं समझाऊंगा आपको अभी। दूसरा पॉइंट मैंने ये भी बोल दिया, इसके अंदर कर्म नहीं होता। दोनों पॉइंट समझ में आ गए, ना कर्ता प्रधान, कर्म तो है ही नहीं, वाक्य का भाव प्रधान है। दूसरा मेन पॉइंट क्या हो गया बेटा, इसके अंदर कर्म नहीं होता। तीसरा पॉइंट, यहां पर ये 2 पॉइंट जो है बेटे, ये कर्मवाच्य के और भाववाच्य के समान है, एक जैसे हैं। कर्ता कर्म में बदलेगा, यानी से के द्वारा चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कर्म वाच्य में हमने प्रयोग किया, जो कहते हो भाववाच्य में भी से के द्वारा का प्रयोग होगा। एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा आपको अभी। और एक पॉइंट, जा धातु। जा धातु का प्रयोग कर्मवाच्य में भी होता है, जा धातु का प्रयोग भाववाच्य में भी होता है, ठीक है।
आपको वाच्य पहचानने में भी आसानी रहेगी ये, कि अगर जा धातु का प्रयोग हुआ है तो या तो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, कर्तृवाच्य तो है नहीं। ठीक है, और अगर जा धातु का प्रयोग हुआ है, फिर आपने सिर्फ आधा काम आपका हो गया यही पहचानना कि कर्मवाच्य या भाववाच्य, उसको पहचानना भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा ये इसका, क्यों? क्योंकि यह पॉइंट कर्ता कर्म में बदलेगा, कर्म से मैच कर गया। जा धातु का प्रयोग होगा, कर्म से मैच कर गया। लेकिन यहां सबसे बड़ा अंतर है भाववाच्य में और कर्मवाच्य में, यही सबसे बड़ा अंतर है। यहीं से दोनों के अंदर अंतर साबित होगा कि भाववाच्य क्या है और कर्मवाच्य क्या है। क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग हुआ था कर्म के अनुसार, अब भाववाच्य में तो कर्म है ही नहीं, तो फिर क्रिया का क्या होगा? कर्ता भी प्रधान नहीं है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार कर्तृवाच्य में होता है, तो भाववाच्य में क्या होगा? फिर भाववाच्य में क्या होगा बेटा? बिल्कुल नोट कर लीजिए आप, ये सत्य नहीं बदलने वाला जो मैंने यहां पर लिखा है। क्रिया भाववाच्य के अंदर हमेशा, मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, हमेशा लिख दिया है तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी मैंने। क्रिया हमेशा अन्य पुरुष रहेगी। 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता को कहते हैं बेटा, मैं का बहुवचन हम, फिर इसके साथ कारक चिन्ह लगा दीजिए, मैंने, मुझे, मेरे लिए, मुझसे। ठीक है, दूसरा हो गया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कहते हैं बेटा श्रोता को, सुनने वाले को, यानी तुम, आप, इनको कारक चिन्ह लगा दीजिए, तुमने, तुम्हें, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे लिए, आपने, आपको, आपके लिए, ये मध्यम पुरुष है। फिर अन्य पुरुष कौन सा हुआ? थर्ड पर्सन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, यानी वक्ता और श्रोता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जिक्र करते हैं, उसको हम कहते हैं अन्य पुरुष। कोई नाम हो सकता है, ठीक है, या फिर वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यह वह अन्य पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष रहेगी हमेशा, पुल्लिंग और एकवचन रहेगी क्रिया। रिपीट कर रहा हूं, क्रिया यहां फोकस सबसे ज्यादा करना भाववाच्य में, क्रिया हमेशा अन्य पुरुष रहेगी, पुल्लिंग रहेगी, एकवचन रहेगी। ठीक है, उदाहरण से समझिए, क्योंकि उदाहरण से हमारी सारी बातें पुख्ता हो जाती हैं। जैसे बेटा मैंने लिखा, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, आकाश में उड़ा जाता है। जगह की कमी है, बाकी एग्जाम्पल उधर लिख लेंगे हम। पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, ये भाववाच्य है। जो हमने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, चारों पॉइंट देखिए लागू हुए नहीं हुए। भाव प्रधान है, कर्म है ही नहीं इसमें, कर्म है कि नहीं है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है, तो फिर हम कर्म और भाववाच्य का अंतर भी नहीं समझ पाएंगे। वो मेरा फर्ज बनता है, मैं आपको ये भी अच्छे से सिखाऊंगा कि आप कैसे पहचान पाओगे कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बेटा? कर्ता कर्म में बदलेगा, यानी इसका अगर मैं कर्तृवाच्य बनाऊं ना, पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कर्तृवाच्य क्या बनेगा? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो जो पक्षी थे, पुल्लिंग, बहुवचन, अन्य पुरुष, कर्तृवाच्य की बात कर रहा हूं मैं, पुल्लिंग, बहुवचन, अन्य पुरुष। उन पक्षियों को हमने के द्वारा चिन्ह लगा दिया, यानी दूसरा पॉइंट जो हमारा है कि कर्ता कर्म में बदलेगा से या के द्वारा का चिन्ह लगेगा, तो हमने के द्वारा चिन्ह लगा दिया पक्षियों के द्वारा। आकाश में चिन्ह लगा है, तो यहां पर कौन सा कारक हो गया बेटे? अधिकरण। कर्म तो है नहीं, अधिकरण कारक है, में चिन्ह लगा है। उड़ा जाता है, उड़ा जाता है क्रिया है, यानी कर्म है ही नहीं। पक्षियों के द्वारा कर्ता कर्म में बदल गया, आकाश में अधिकरण कारक हो गया, उड़ा जाता है क्रिया, कर्म नहीं है तो भाववाच्य है। तो हमने कर्म में बदला। अगला पॉइंट क्या था? जा धातु का प्रयोग, उड़ा जाता है,
पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कर्तृवाच्य है, इसमें जा धातु नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसको भाववाच्य में बदला, पक्षियों के द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, तो जा धातु का प्रयोग यहाँ पर हो गया। लास्ट पॉइंट क्या बेटा, जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा बल दिया है, क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन रहेगी। अब यहां देखिए, उड़ा जाता है एक वचन है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, जबकि पक्षियों के द्वारा, ये तो बहुवचन है पक्षी, तो यहाँ यानी कर्ता का जो करण में परिवर्तित हुआ है पक्षी, उसका क्रिया के ऊपर भाववाच्य में कोई असर नहीं है। और सिर्फ यही एग्जांपल नहीं, मैं और एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। जैसे मैं उत्तम पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है। मैं चलता हूं, मेरे द्वारा चला जाता है। अब मैं तो उत्तम पुरुष था, लेकिन क्रिया चला जाता है, पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष हो गई है, और जा धातु का प्रयोग भी हो गया है। ठीक है, और एग्जांपल लीजिए, मध्यम पुरुष का ले लीजिए, तुम मध्यम पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है। तुम का वाक्य बनाइए, तुम खेलते हो, इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे हम, तुम्हारे द्वारा खेला जाता है। कर्तृवाच्य में क्रिया तुम के अनुसार आई थी, तुम मध्यम पुरुष था, खेलते हो क्रिया भी मध्यम पुरुष हो गई थी, एक वचन हो गई थी। लेकिन भाववाच्य जैसे ही हमने बदला, तुम्हारे द्वारा, अब तुम तो मध्यम पुरुष था, लेकिन क्रिया क्या बन गई, खेला जाता है, पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष बन गई। उम्मीद करता हूं आपको तीनों वाच्य की परिभाषा समझ में आ गई होगी, पहचान हो गई होगी। ज्यादा वक्त आज की क्लास में आपका नहीं लूंगा, हमने वाच्य परिवर्तन करना सीखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वाच्य परिवर्तन सिखाऊंगा। लेकिन एक काम इस क्लास में हमारा बाकी है। अभी मैंने कहा था कि आप कर्मवाच्य और भाववाच्य को कैसे अलग कर पाओगे, कैसे पहचान पाओगे। उसका एक ही तरीका है बेटा, कर्म को पहचानना कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। क्योंकि कर्ता करण में, यानी कर्ता के बाद से के द्वारा चिन्ह दोनों में ही लगेंगे, जा धातु का प्रयोग दोनों में ही होगा, तो काफी समानता हो गई दोनों में। अंतर सिर्फ यही होगा, भाववाच्य में कर्म नहीं है और कर्मवाच्य में कर्म है, और कर्म प्रधान है, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन रहती है। तो आइए कर्म को कैसे पहचानोगे। देखो बेटा, इधर कर्म की पहचान मैंने आपको बतानी है। यहाँ एक तो कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को ही हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। परसर्ग कितने कारक है टोटल? 8। मुख्य कारक 6 हैं, लेकिन कुल कारक 8 हैं। विस्तार से मैं ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, विस्तार से आपको मैं नहीं बता पाऊंगा सभी कारक के बारे में। किसी और क्लास के अंदर हम कारक का चैप्टर अलग से कर लेंगे। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना आपको बता देना चाहता हूँ बेटा कि जो हमारे 8 कारक हैं, 8 कारक में से कर्ता का चिन्ह ने और कर्म का चिन्ह को, इन 2 कारक को छोड़ दीजिए, बाकी 6 कारक रह गए आपके। करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। एक बात याद रख लीजिए, जब भी उन 6 कारक का किसी भी वाक्य में प्रयोग होगा, 100% उनका कारक चिन्ह साथ में आएगा। नोट करने का पॉइंट है बेटा, कारक चिन्ह साथ में आएंगे। कर्ता और कर्म को छोड़कर अगर बाकी 6 में से कोई भी कारक वाक्य में प्रयोग किया जाता है, 100% कारक चिन्ह साथ में आएगा। जैसे यहाँ पर आकाश में अधिकरण कारक है, तो में चिन्ह आया हुआ है। समझ ये बात? अब रहेगी कितने कारक? सिर्फ 2, कर्ता और कर्म। एक बात और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, जो कारकों का प्रयोग होता है बेटा, यानी परसर्ग का प्रयोग होता है, परसर्ग का प्रयोग हमेशा, देखिए जो मैं शब्द लिखता हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिए, मैंने हमेशा लिख दिया है। परसर्ग हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं। कहां आते हैं कारक चिन्ह? संज्ञा और सर्वनाम के बाद। अगर कोई भी कारक चिन्ह आपको लगा हुआ मिल गया, जैसे कर्ण का चिन्ह के द्वारा,
संप्रदान का के लिए, अपादान का से, संबंध का के की, अधिकरण का में पर। अगर ये कारक चिन्ह किसी भी पद के बाद आपको लगे हुए मिल जाते हैं, समझ लीजिए वह पद संज्ञा है या सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम को भी आप पहचान सकते हैं। संज्ञा के बाद जब कारक चिन्ह लिखते हैं तो उसे अलग लिखा जाता है, और सर्वनाम के बाद जब कारक चिन्ह लगा उसे जोड़ के लिखा जाता है। वो विस्तार से किसी और वीडियो में हम बात कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ आ रहे हैं। जो आपके 6 कारक रह गए उनके कारक चिन्ह साथ में लगेंगे, उनको तो एक साइड कर दीजिए आप। अब हमने एक बात सीखनी है यहाँ कि मैंने यहाँ ये लिखा है कि प्रसंग हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं? कोई भी नाम, कोई भी नाम। हम परिभाषा में सिर्फ इतना सीखते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप इसको और विस्तृत कीजिए। व्यक्ति तो है ही, व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तुओं के नाम हो गए, स्थान के नाम हो गए, इसके साथ साथ बेटा सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां, सारे ग्रह उपग्रह। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हमारे कानों में कोई भी ध्वनि सुनाई देती है और वह ध्वनि कानों में आते ही, सुनाई देते ही हमारा दिमाग तुरंत उसकी तस्वीर बना देता है, हमारी आंखों के सामने उसकी पिक्चर आ जाती है। जैसे मैंने कहा सूर्य, एकदम से सूरज की तस्वीर बन गई, सूरज जैसा होता है। हमने कह दिया गाय, एकदम से तस्वीर बन गई। हमने कहा नीम, पेड़ की तस्वीर बन गई। जिस भी ध्वनि को सुनते ही उसकी तस्वीर आपके दिमाग में बन जाए, 100% संज्ञा है। इतना समझ में आ गया कि कोई भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान पेड़ पौधा वनस्पति ग्रह उपग्रह नदी पहाड़ सब आ गए इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर कोचिंग लगा हुआ है किसी भी नाम के बाद, तब तो कर्म है ही, ज्यादा सोचना है ही नहीं। लेकिन अगर किसी भी नाम के बाद कोचिंग नहीं लगा तो आप बहुत नजदीक पहुंच गए हैं कर्म कारक के, क्योंकि भाववाचक में तो कर्म होता ही नहीं। यानी ऐसा कोई पद आपको वाक्य में मिलेगा ही नहीं जिसके बाद कारक चिन्ह ना हो, कर्ता को छोड़ के। कर्ता वाक्य के शुरू में आता है, आपको पता है, एक कर्म होता है हमारा शुरू में कर्ता, ठीक है, फिर कर्म और फिर क्रिया, ये कर्म होता है। यानी कर्ता पहले आएगा और कर्म बाद में आएगा, बाकी कारक इन दोनों के बीच में आते हैं। ये जब कारक का चक्र होगा तब मैं विस्तार से बताऊंगा। तो कर्ता के बाद भी कारक चिन्ह लगता बेटा, और कर्म के बाद भी कर्म चिन्ह नहीं लगता। कर्म के बाद भी कारक चिन्ह नहीं लगता ज्यादातर वाक्यों में, हमेशा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि भूतकाल के वाक्य बनाओगे तो कर्ता के बाद नहीं चिन्ह लगता है। राम ने खाना खाया, वर्तमान में बनाओगे राम खाना खाता है, नहीं लगा कारक चिन्ह, भूतकाल में लग गया। राम खाना खाएगा, भविष्यकाल में नहीं लगा। यानी कर्ता के बाद नए चिन्ह जब भी लगाते हो तो भूतकाल का वाक्य बन जाता है। देखिए अब कर्म को कैसे पहचानना है। एक पहचान तो हो गई कि अगर को चिन्ह आया है, जैसे मैंने सांप को मार डाला, मैंने सांप को मार डाला, सांप के बाद को चिन्ह लगा हुआ है, या तो कर्म है, यानी कर्तृवाच्य है ये, लेकिन हमें ये पता लग गया कि इसमें कर्म है, तो ये कर्मवाच्य में बदलेगा, भाव में तो बदलेगा नहीं, क्योंकि भाव में तो कर्म होता ही नहीं है। तो ये तो हुई आसान पहचान। दूसरी, दीपक पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक नाम है। जैसे ही पुस्तक हमारे कानों तक ध्वनि आई, उसकी तस्वीर बन गई दिमाग में, तो पुस्तक नाम है। और पुस्तक के बाद कारक चिन्ह नहीं लगा तो 100% बेटा कर्म है वो। अगर कोई नाम है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान वनस्पति वगैरह वगैरह नाम कोई भी है, उसके बाद अगर कारक चिन्ह नहीं लगा है तो वो कर्म है वाक्य के बीच में, क्योंकि कर्ता शुरू में आ जाता है। और इतना तो आपको समझ ही है, 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। आप पहचान लोगे कि ये तो काम करने वाला है, ये तो क्रिया करने वाला है, ये तो कर्ता है, ठीक है। कर्ता से अलग अगर कोई ऐसा शब्द आपको मिल जाए, नाम हो और उसके बाद कारक चिन्ह लगा, तो वो कर्म है 100%, ठीक है। यानी कर्म की पहचान बड़ी आसान हो गई, या तो को चिन्ह लगा हुआ हो तब तो कर्म है ही, और यदि कारक चिन्ह नहीं भी लगा तब भी कर्म है। अब आगे बढ़िए, एक पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट है बेटा, बड़े काम का है, फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को कि
सर और अच्छे से बताइए कि हम कर्म को कैसे पहचाने। तो एक और अच्छा तरीका बेटा, क्या क्या से प्रश्न बनाइए आप। कैसे? जैसे अभी मैंने कहा था दीपक पुस्तक पढ़ता है, दीपक क्या पढ़ता है, तो क्या जिस भी पद की जगह आएगा, जिस पद की जगह वो फिट हो जाएगा उस पद को हटा के, वो पद कर्म है। और एग्जांपल, हमने सेब खाए, हमने क्या खाए, तो सेब क्या है? कर्म है। आसान है ना? हाँ, लेकिन यहां एक शर्त है, शर्त याद रखिए, क्रिया में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्रिया न बदले, ये आपने ध्यान रखना है भाई, नोट कर लो, सबसे बड़ी शर्त है ये। एग्जांपल देता हूं, जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, क्या से प्रश्न तो यहां पर भी बन जाएगा, बच्चे क्या करते हैं, लेकिन यहां शर्त का पालन नहीं हुआ, हमने क्रिया बदल दी। पहला जो वाक्य था बच्चे खेलते हैं, उसमें क्या प्रश्न से हमने वाक्य बनाया, बच्चे क्या करते हैं, खेलते की जगह करते हैं बना दिया, क्रिया बदल गई, क्रिया नहीं बदलनी चाहिए, तब कर्म है, ये ध्यान रखना बेटा। मैं इस वाक्य को और थोड़ा सा बड़ा कहूंगा, बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे कहां खेलते हैं, कैसे प्रश्न ही नहीं बनेगा। फिर अगर मैं कहूं बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तब बनेगा बच्चे क्या खेलते हैं, यानी क्रिकेट कर्म हो गया। यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या जिस पद की जगह है वह कर्म है, लेकिन शर्त यही रहेगी क्रिया में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बार बार कह रहा हूं इस बात को मैं, क्या से अगर फॉर्मूला अपनाओगे क्या वाला, तो इस बात का ध्यान रखना क्रिया में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है? पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, पक्षी कहां उड़ रहे थे, या पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी क्या कर रहे थे, क्रिया बदल गई, पक्षी क्या कर रहे थे बना दिया उड़ने की जगह। ठीक है? और अगर हम ये कहते हैं पक्षी दाना चुग रहे थे, पक्षी क्या चुग रहे थे, देखो क्या चुग रहे थे, क्या किसकी जगह है, दाना की जगह, क्रिया में कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब दाना क्या है, कर्म है। यूं आप कर्म को पहचान सकते हैं बेटा। तरीका नंबर 2, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं मैं तुम्हें कर्म को पहचानना। पहला, को चिन्ह लगा है कर्म है, कोई नाम है कारक चिन्ह नहीं लगा तब भी कर्म है, क्योंकि बाकी 6 कारक में तो कारक चिन्ह आएंगे। फिर भी ना समझ में आए, क्या से प्रश्न बना लो, क्रिया बदलनी नहीं चाहिए, जिस पद की जगह क्या आएगा वो कर्म है। नेक्स्ट, ये मैं बता चुका हूं, संज्ञा सर्वनाम के बाद परसर्ग नहीं होना चाहिए। परसर्ग का मतलब कारक चिन्ह, अभी मैंने कहा था कारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा संज्ञा सर्वनाम के बाद होता है। रिपीट कर रहा हूं इस बात को मैं, और किसी के बाद कारक चिन्ह आएगा ही नहीं, या तो संज्ञा के बाद आएगा या सर्वनाम के बाद आएगा। और उसके बाद अगर कारक चिन्ह नहीं लगा तो वो तो कर्ता है या फिर वो कर्म है, वो बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। कर्ता शुरू में आता है, कर्म बाद में आता है। एक और बात रह गई फिर, ये सबसे आसान तरीका है। मान लीजिए फिर भी आप नहीं पहचान पा रहे कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं। भाई देखो, अगर वाच्य परिवर्तन सीखना है तो कर्म को पहचानना सबसे बड़ी चुनौती है बेटा। कर्म को नहीं पहचान पाओगे तो वाच्य परिवर्तन नहीं कर पाओगे आप, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूं इस पे। तो आसान तरीका है, काल्पनिक रूप से को चिन्ह लगा दो, काल्पनिक रूप से। जैसे मैंने कहा था दीपक पुस्तक पढ़ता है, दीपक पुस्तक को पढ़ता है, ठीक बन रहा है ना वाक्य, ठीक बन रहा है। मैंने सांप देखा, मैंने सांप को देखा। सीता सेब खाती है, सीता सेब को खाती है। काल्पनिक रूप से लगा के देख लो, वाक्य जो लिखा होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर वहां को चिन्ह नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन काल्पनिक रूप से लगा के देख लो। अगर काल्पनिक रूप से को चिन्ह लग रहा है तो जिस पद के बाद को चिन्ह लग रहा है वो कर्म है बेटा। कितना आसान तरीका है। तो आप इस तरीके से आसानी से कर्म को पहचान सकते हैं। आज की वीडियो में आपको मैंने समझाया कर्तृवाच्य की पहचान, कर्मवाच्य की पहचान, भाववाच्य की पहचान, और इनकी पहचान के लिए कर्म की पहचान बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही रहेगा बेटा, क्योंकि अगर मैं वाच्य परिवर्तन भी आज ही आपको सिखा दूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसको इतने लंबे समय तक देख पाना आपके लिए मुश्किल होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वाच्य परिवर्तन करना सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आप सभी से गुजारिश है
आप अपने आप से वादा कीजिए कि जब भी आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उससे पहले आपको तीनों बच्चे की अच्छे से पहचान होगी। अगर आपको बच्चे की अच्छे से पहचान है तभी आपके लिए वह वीडियो काम की होगी। उस वीडियो से आप फायदा तभी उठा पाओगे जब इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लोगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत कुछ सीख पाए होंगे आज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि सिर्फ 10वीं क्लास के लिए ही ये चैप्टर नहीं है। हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के 10वीं क्लास के बच्चों के लिए तो है ही, साथ में आपके बड़े भाई बहन हैं जो +2 पास कर चुके हैं, जो नौकरी के लिए जिन्होंने फार्म भर रखे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी बच्चे परिवर्तन का चैप्टर अवश्य आता है। उन बच्चों को भी इस चैप्टर को समझने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए बेटा लाइक तो करना ही करना है, कमेंट भी आपने जरूर करना है। वीडियो में कोई कमी लगी तो आप जरूर कमेंट करें, मुझे बताएं, ताकि अगली वीडियो में उसको और सुधारा जा सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपने शेयर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।